और सस्पेंशन का मतलब ये भी देखो एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। मतलब सस्पेंशन जैसे आप देखिए, चलो पहले माइग्रेशन नोट कर लो, है ना, छोटा सा है, नोट करो। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे कि कोई भी, तो हमने कहा था रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर मतलब यही एबायोटिक फैक्टर हमने पढ़ा कि सब मिलकर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, तो ये इसके कंपोनेंट। तो एबायोटिक फैक्टर चेंज होंगे मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो जो सबसे ज्यादा एडवांस है वो क्या करेंगे? तो जो सबसे ज्यादा एडवांस है वो कौन है? रेगुलेटर। वो क्या करेंगे? अपनी फिजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस या बिहेवियरल प्रोसेस के थ्रू बाहर जो भी होगा उसको रेगुलेट कर लेंगे, वो अपने अंडर वाले टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देंगे, होम्योस्टेसिस मेंटेन करेंगे। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर वो होते हैं कि जिन्हें स्टार्टिंग में तो फर्क पड़ेगा, है ना, स्टार्टिंग में फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बाद थोड़े समय के बाद वो अपने आप को रेगुलेट कर लेंगे और फिर वो रेगुलेटर हो जाएंगे, है ना। तो इनिशियली उनपे बॉडी का एक्सटर्नल चेंज होने से इंटरनल भी चेंज होगा और उसके बाद फिर क्या करेंगे? वो रेगुलेट कर जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर के बाद हमने पढ़ा ऐसे वो जो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, बाहर चेंज हुआ तो अंदर भी चेंज हो जाएगा और वो ज्यादा एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव नहीं सॉरी, ज्यादा एडवर्स कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो हो गए हमारे कन्फॉर्मर्स। चौथे नंबर पर कौन आते हैं? माइग्रेशन, है ना। तो माइग्रेशन क्या होगा? शॉर्ट टाइम पीरियड। तो नोट करेंगे, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे, organism can move away temporarily, organism organism can move away temporarily from stressful habitat, from stressful habitat to a more hospitable area, to a more hospitable area, and return back and return back when stressful period is over. Return back when stressful period is over. Example, Siberian crane. फिफ्थ नंबर पर आती है सस्पेंडेड, है ना। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको 11th में एक चीज पढ़ाई थी कि जैसे मान लीजिए सस्पेंशन कौन करते हैं? ये लोअर ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको पढ़ाया था कि बैक्टीरिया क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर हो जाता है और वाटर की स्कैरिसिटी हो जाती है, तो बैक्टीरिया क्या करता है कि ये हुआ बैक्टीरिया की सेल हुई और बैक्टीरिया की सेल के ऊपर ये बैक्टीरिया का कैप्सूल हुआ। बैक्टीरिया क्या करता है? अपने चारों तरफ एक मटेरियल सीक्रेट करना शुरू कर देता है और मटेरियल सीक्रेट करके धीरे धीरे क्या होता है, वो जेल जैसा मटेरियल होता है कैप्सूल के ऊपर जो ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, वो सूख जाता है। सूखने के बाद ये मटेरियल हार्ड हो जाता है ना, और हार्ड होकर के अब बैक्टीरिया क्या करता है? अपने प्रोटोप्लाज्म को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, प्रोटोप्लाज्म इसका डिहाइड्रेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये हार्ड कवरिंग के अंदर बैक्टीरिया अपने आप को क्लोज कर लेता है। क्लोज करने के बाद ये अनफेवरेबल कंडीशन पास होने का काम वेट करता है। इसको मैंने कहा था, इसे हम सिस्ट कहते हैं, बताया था ना, Yes, सिस्ट, sir. है ना। तो इसे हम सिस्ट कहते हैं। तो सिस्ट में कवर हो जाता है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट फट जाती है। सिस्ट फट जाने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है कि बाहर निकल आता है और फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो सिस्ट क्या था? सिस्ट फॉर्मेशन वाज अ टाइप ऑफ सस्पेंशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, नोट करो चलो। अब सस्पेंशन कौन कौन सस्पेंशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करेंगे। इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट।
in bacteria, fungi and lower plant. Various kind of thick-walled spores are formed. Various kind of thick-walled spores are formed, which help them to survive, unfavorable condition, in unfavorable condition. Full stop. These germinate on availability of suitable environment. Full stop. Next point. Higher plant reduces their metabolic rate and ongoing state of dormancy. तो हायर प्लांट मेटाबॉलिक रेट को सस्पेंड कर देते हैं और डोरमेंट हो जाते हैं, ठीक है, डोरमेंसी की कंडीशन में चले जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. इन एनिमल्स like bear, going into hibernation during winter and some snail and fish undergo for estivation during summer, at high temperature. नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के लिखेंगे. ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन zooplankton species in lake and pond, enter into diapause. This is the state of, give me 1 second just. Bonds enter into diapause, which is a state of dormancy. तो क्या क्वेश्चन यहां से मिला? पहले बात तो डायापॉज पूछा हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी. सस्पेंशन मतलब हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज, सिस्ट फॉर्मेशन, सब किसके एग्जांपल हैं? सस्पेंशन. क्लियर है?
यस सर। यस सर। बस यही क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एडेप्टेशन। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। आप देखो एडेप्टेशन क्या होता है, मैं बताता हूँ एडेप्टेशन क्या होता है। और एडेप्टेशन कई तरह का हो सकता है। हम सबको पता है कि आप सब जानते हो अच्छे से कि एडेप्टेशन क्या चीज है ना? लेकिन हमें एडेप्टेशन को पढ़ना है किसके एंगल से? हमें एडेप्टेशन को पढ़ना है इकोलॉजी के एंगल से। तो देखो क्या चीज होती है कि एडेप्टेशन का एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ कि आज 24 सितंबर है और आप में से कोई भी एक फ्लाइट बुक करता है और आप यूएस के लिए निकल लेते हैं आईजीआई से। जब आप यूएसए के लिए निकलते हैं आईजीआई से, तो आप जैसे ही यूके को क्रॉस करते हैं, इंग्लैंड को क्रॉस करते हैं, तो आप इंटरनेशनल डेट लाइन या इंटरनेशनल टाइम लाइन जिसको हम कहते हैं वो आप क्रॉस कर चुके हो। और जब भी आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हो, है ना? तो जैसे ही वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप जाते हो, जैसे आप टाइमलाइन क्रॉस करते हो एक दिन घट जाता है। मतलब कि तब इंडिया में आज 12 बजे के बाद इंडिया में 25 तारीख हो चुकी होगी, लेकिन वहां पे आप तब भी आप 24 में हो। आप यूएसए पहुंचे और यूएसए में रहते हो। लेकिन अब आपकी आदत तो क्या है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है कि आप डे टाइम पे आपको खाना खाना होता है, दिन में आपको पढ़ना होता है, काम करने होते हैं, रात के समय आप सोते हो। इन जनरल मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब उनकी नहीं, जो लोग कॉल सेंटर में नाइट जॉब करते हैं उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक अलग तरह से सेट हो। तो अब जिनकी डे शिफ्ट है वो लोग तो हमारे आप जैसे नॉर्मल लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, है ना? अब अमेरिका में क्या होता है, टाइम जस्ट अपोजिट हो चुका होता है, रात का दिन और दिन का रात। अब क्या होता है, यूएस में आपको रात में भूख लगती है, आपको रात में नींद नहीं आती, दिन में आप सोते हो, दिन में आपको, ऐसे क्या होता है, पूरा आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म खराब हो जाती है, आपको हेडेक फील होता है, आप बीमार सा महसूस करते हो, जिसे हम लोग जेट लैग कहते हैं नॉर्मली। लेकिन हफ्ते भर रहने के बाद क्या होता है, धीरे 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 हफ्ते भर के बाद आप उन्हीं उसी टाइम जोन के हिसाब से खाना पीना रहना और सोना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एडेप्टेशन। तो आज जेट लैग आपको पहले हुआ, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एडाप्ट होता है। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन कई तरह से होता है, तो यहाँ पर कैसे एडेप्टेशन है? पहला तो एडेप्टेशन क्या हुआ, आपका आपकी बॉडी ने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया, फिजियोलॉजिकली आप एडेप्ट हो। मॉर्फोलॉजिकल तो आपकी कोई मॉर्फोलॉजी में तो आपकी चेंज होने वाला नहीं है ना? और बिहेवियरल, जैसे आपने देखा वहां टेम्परेचर कम है, यहाँ के कंपैरिजन में आप हाई टेम्परेचर से जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपका बिहेवियर, आपके काम करने का तरीका, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में, बहुत सारे आपका बिहेवियर में भी चेंज हो गया। तो आपने दो तरह से एडेप्टेशन किया, एक बिहेवियरल और दूसरा आपने क्या किया, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, मॉर्फोलॉजी तो इंसान की खैर नहीं चेंज होती। तो एडेप्टेशन तीन तरह से हो सकता है ना? कैसा? पहला मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन ये है कि आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो निग्रोज है उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, सर पे ज्यादा बड़े बाल नहीं होते, और बॉडी पे बाल बहुत कम होते हैं ताकि उनको ज्यादा गर्मी ना लगे, है ना? तो दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हम लोग अभी बात कर चुके। और तीसरा एडेप्टेशन कैसा हो सकता है? बिहेवियरल। तो तीन तरह से एडेप्टेशन, ठीक है ना? नोट करो। वेरियस अल्टरनेटिव available to organism, various alternative available to organism for coping with for coping with extreme environmental conditions, for coping with extreme environmental conditions. These are called adaptations. Full stop. Adaptation may be in three ways: morphological, physiological, and behavioral. तो पहले नोट कीजिए मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। पहले हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए ए, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। चलो अब हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करते हैं।
तो नोट करेंगे एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, पत्तियां गायब हो जाती हैं, हमने देखा अपंशिया में पत्तियां गायब हो जाती हैं, है ना। स्टोमेटा बहुत ही कैसे पाए जाते हैं, ठीक है, स्टोमेटा कैसे पाए जाते हैं, स्टोमेटा अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, छेद के अंदर धसे हुए होते हैं, है ना, एक्सपोज नहीं होते, रात में खुलते हैं, वो क्या हो गया, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकल नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल है, रात में खुलना। ठीक है, देखो याद ध्यान रखना, स्टोमेटा का अंदर घुसा हुआ होना, धसा हुआ, संकीर्ण स्टोमेटा, वो मॉर्फोलॉजिकल है, लेकिन रात में खुलना वो क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान यस रखना होगा आपको जब भी एग्जाम्पल पूछा जाएगा। नोट करेंगे, डेजर्ट प्लांट दे हैव थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, कॉमा, स्टोमेटा इन डीप, स्टोमेटा इन डीप पिट्स। तो स्टोमेटा इन डीप पिट्स, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं संकेन स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा को हम लोग बोलते हैं संकेन स्टोमेटा, स्टोमेटा इन डीप पिट, फुल स्टॉप। दे ऑल्सो हैव, अब हर्षित बताएगा इसका क्या मतलब होता है मुझे, है ना। दे ऑल्सो हैव, अलीना भी बताएगी, दे ऑल्सो हैव a special photosynthetic pathway, they also have a special photosynthetic pathway, that is CAM, which allow them to close stomata, which allow them to close stomata during daytime and open it at night। तो बताओ भाई कैम पाथवे क्या है, आरएन भी तो है, आरएन भी बताएगा, कौन बताएगा, तीनों एक्स स्टूडेंट, तीनों बता सकते हो। हर्षित पढ़ाया नहीं पढ़ाया लास्ट ईयर, सब पढ़ा है, रिकॉल नहीं हो रहा। हाँ, अलीना पढ़ाया क्या लास्ट ईयर पढ़ाया है, सर C3 बात है। हाँ C3 प्लांट होते हैं कैम पाथवे। बोलो भाई आर्यन, भूल गए, कैसे कैसे चलेगा भाई साहब, कैसे कैसे काम चलेगा भाई। देखो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, रात में स्टोमेटा खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्रैसुलेशन एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रैसुलेशन एसिड, अब दिन में क्या होता है, तो डार्क रिएक्शन रात में हुई, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गई, डे टाइम पे कैम टूटता है, कैम पाथवे में कैम ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस हो जाती है, तो लाइट रिएक्शन दिन में होती है। याद आया? यस सर। यस सर। C4 प्लांट, C3 प्लांट में क्या था, C3 प्लांट में कौन था कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, रुबिस्को, याद आया, रुबिलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीडेट रिडक्टेज, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता था। C4 प्लांट में कौन था, पीपी कार्बोक्सिलेज, याद आया। देखो तुम्हें कुछ नहीं आता, नहीं पढ़ते नहीं हो, रिवीजन करो भाई, जब ये सिलेबस खत्म हो जाए तो बोर्ड का रिवीजन करो, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप 11th वाला रिवाइज करो। आपको नीट के लिए बस यही सब याद होना चाहिए। मैं बोलता हूँ देखो नीट टफ नहीं है, लेकिन 12th कर लेने के बाद बच्चों को 11th वाला याद ही नहीं रहता है, अब फिजियोलॉजी तो क्वेश्चन आने आने हैं। ठीक है, चलो यस नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। हाँ, अब एनिमल की कुछ बात कर ली है। इन कोल्डर क्लाइमेट, अब हम लोग एनिमल्स की बात, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं लिखवा रहा हूं अब। इन कोल्डर क्लाइमेट animals have short ear, छोटे कान, short ear and limbs to minimize heat loss, to minimize heat loss
इट इज कॉल्ड एलेंस रूल। यही क्वेश्चन था, इसी को एलेंस रूल कहते हैं। इट इज कॉल्ड एलेंस रूल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोलर सील हैव blubber, polar seal have blubber below skin। blubber जानते हो ना? यस सर, फैट। हाँ, फैट, एडिपोज टिश्यू की बनी हुई मोटी सी लेयर, ब्लबर। तो पोलर सील में ब्लबर पाई जाती है, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। सर ब्लबर बिलो द स्किन या लोअर स्किन, नीचे की तरफ भी पाई जाती है ब्लबर, है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा, वेट एक मिनट, ठीक। अब आ जाते हैं भाई साहब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल तो हमने देख लिया। इंटरनेट कमजोर आ रहा है क्या भाई लोगों? आज इंटरनेट वीक है क्या? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, राइट। आप देखो, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में क्या है, वो सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है ना, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फिजियोलॉजिकली लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, हम लोग पार्शियल रेगुलेटर होते हैं कभी कभी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जैसे रोहतांग पास के ऊपर जाते हैं तो वहां पे हम पार्शियल रेगुलेटर हो जाते हैं। तो क्या होता है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और फिजियोलॉजी हमारी सपोर्ट करती है हमको वहां पे उतने हाइट में सर्वाइव करने, है ना। दैट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन एज वेल, नोट करो। it allow organism to respond quickly, it allow organism to respond quickly in stressful situation, full stop। example, कंगारू रैट, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन। कंगारू रैट ये क्या करता है, इट इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, it is found in North American desert। it produces water by oxidation of fat, it produces water by oxidation of fat। ठीक है, सर ये तो कैमस भी करते हैं ना जो राजस्थान में। कैमस भी करते हैं, इसीलिए उनके हम्प में जो फैट डिपॉजिट होता है उसके पीछे यही पर्पस होता है। बाकी उनमें सब क्यूटिनेशियस फैट नहीं पाया जाता है ना, और हेयर छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, like humans above 30 meter height, 3500, I'm sorry, like human above 3500 meter height, 3500 meter height, above Rohtang Pass, like human above 3500 meter height, like Rohtang Pass, feel altitude sickness, जिसको माउंटेन सिकनेस भी बोलते हैं, feel altitude sickness। क्या होती है altitude sickness? सर नौजिया वगैरह। हाँ, नाउजिया। तो
ये तो कम लोगों को होता है ना। फटीग, ये हमको आपको भी होता है, जल्दी थक जाते हैं, तो है ना फटीग। और हाइपर हार्ट पल्सेशन, हाइपर हार्ट पल्सेशन, हाइपर हार्ट पल्सेशन, है ना। तो ये हम सबको भी होता है। नौजिया तो खैर कुछ लोगों को होता है, नॉर्मली फीमेल्स को नौजिया भी फील होता है, ठीक है? लोग वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन। स्टॉप। body start increasing body start increasing RBC production, that is क्या बोलते हैं इसको? hemopoiesis. हाँ, hemopoiesis, that is hemopoiesis, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, many tribe lives in high altitude of Himalaya, many tribe lives in high altitude of Himalaya। लद्दाख में जो लोग रहते हैं, ओरिजिनल जो लद्दाख के रहने वाले लोग, जैसे खास फेल था, है ना, गायब हो गया वो, तो पता नहीं कहाँ गया। Many tribes live in high altitude of Himalaya, have higher RBC count and higher hemoglobin, higher RBC count and higher hemoglobin in comparison to plant. Sorry, in comparison to, I'm sorry, in comparison to plain, क्या बोल गया? Next, Archaebacteria lives in hydrothermal vent। क्या है? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन तो है कि नहीं? याद है हमने पढ़ा था कि आर्कीबैक्टीरिया मतलब जो हीलियोफाइट्स होते हैं, उनमें कौन सा डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है? याद आया? बायोटेक में तो पढ़ाया था, टैग पॉलीमरेज, नहीं याद? Yes sir. जिसको हम लोग पीसीआर में यूज करते हैं, याद आया? तो टैग पॉलीमरेज क्या है? वो एडेप्टेशन है हाई टेम्परेचर में काम करने का। क्यों? क्योंकि हीलियोफाइट्स पाए ही जाते हैं हाई टेम्परेचर में, तो उनका डीएनए हाई टेम्परेचर में रेप्लिकेट होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज उनका हाई टेम्परेचर में काम कर सकता है, ठीक है। आर्कीबैक जो हीलियोफाइट्स होते हैं, उनकी बॉडी में जो प्रोटीन पाई जाती है सेल वॉल में, वो डिफरेंट होती है। सर आपने क्या बोला? आर्कीबैक्टीरिया लिव इन? आर्कीबैक्टीरिया लिव इन हाइड्रोथर्मल वेंट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, डीप ओशन इनवर्टिब्रेट, deep ocean invertebrate lives in sea floor, deep ocean invertebrate lives in sea floor where pressure is 100 times larger than surface। अब नेक्स्ट वाला एडेप्टेशन है क्या? दैट इज बिहेवियरल। अब बिहेवियरल का है वही बास्किंग ऑफ सन, नोट करेंगे बास्किंग ऑफ सन। हाँ, लिजार्ड bask into sun, lizard bask into sun when body temperature goes down, lizard bask into sun when body temperature goes down and goes down during cold night and during high temperature at day
during high temperature at day, they goes to during high temperature at day, they goes to shady area. ठीक है, ये हमारा था भाई साहब एडेप्टेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब चलो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ज्यादा हम लोग इसको पॉपुलेशन साइज जो होता है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में नापते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी एक ज्यादा बेटर पैरामीटर है जो पॉपुलेशन के साइज को बेटर वे में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब लोग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होती है ये तो आप लोग को पता है। तो पॉपुलेशन को हम लोग भाई साहब रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में। देखो कैसे, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। 4 मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है, क्या चीज होती है? अरे नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट पर एरिया। यूनिट एरिया, और वैसे हम लोग पर स्क्वायर किलोमीटर मानते हैं, है कि नहीं? यस। टर्म्स में जब बात करते हैं तो पर स्क्वायर किलोमीटर तो मानते हैं। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो मेगा सिटीज हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बढ़ती आ रही है? क्यों, कैसे बढ़ रही है माइग्रेशन माइग्रेशन हाँ, माइग्रेशन सिर्फ माइग्रेशन से? सर। हाँ, और क्या कहते हैं अनकंट्रोल वे में जो बर्थ दिए जा रहे हैं उससे भी। वो भी एक फैक्टर है, सही है। तो देखो क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तरह से बढ़ती है ना। इसमें 4 मेजर फैक्टर है जिनकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, आप देखो जैसे दिल्ली हो गया, है ना। तो व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन तब हम लोग सुनते थे कि दिल्ली में 5.5 लाख लोग, बहुत पुरानी बात है, ग्रेजुएशन मीन्स 2002 2003 के आसपास की बात। तो तब हम लोग पढ़ते थे कि दिल्ली में जो रिसेंट डेटा था उस समय, तो 5.5 लाख लोग परमानेंट रेजिडेंट हो जाते थे दिल्ली के। 5.5 लाख लोगों को मतलब रेजिडेंस मिल गया, दिल्ली का आधार कार्ड बन गया। इसका मतलब भाई साहब कम से कम 20 लाख लोग आ चुके हैं। 15 लाख वो लोग जिन लोगों का आधार कार्ड नहीं है। समझिए, समझ रहे हो ना। तो अब आप समझिए, इतना तो माइग्रेशन था और वहां की खुद की तो ग्रोथ रेट थी खुद का। तो इससे क्या होता है, आप उसी समय 2005 के आसपास थी, दिल्ली वाज इन द लाइक स्टेट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब तो न जाने कब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वो रेट को क्रॉस कर चुकी है। इसलिए आप देखो उसका कोई ग्रोथ वहां पे नहीं है, अब कोई ग्रोथ नहीं है। अभी उसके जो चारों तरफ वाले एरिया है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। यही एक तरीका बचा और कोई तरीका क्यों? क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम एक मैक्सिमम पॉपुलेशन के बाद उसको सपोर्ट करने में कैपेबल नहीं होता। रहने की जगह ही नहीं बची दिल्ली में, बताओ कहाँ रहोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, आप एक्सपेंशन एक तरीका होता है माइग्रेट करना वहां से। तो लोग वहां से माइग्रेट करते हैं, लोग फरीदाबाद चले जाते हैं, लोग नोएडा चले जाते हैं, लोग गाजियाबाद चले जाते हैं, हरियाणा वाले एरिया में गुड़गांव चले जाते हैं। तो यही तरीका होता है। तो उस एरिया को आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम एक, अभी ऐसे देखो यही मुंबई का हाल है। तो मुंबई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बहुत पहले क्रॉस कर चुका है ना। अभी आपको बताता हूँ, ग्रोथ कर्व बताऊंगा तब समझाता हूँ। और अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी को सबसे पहले कौन लोग इंपैक्ट डालते हैं, इमिग्रेशन। तो सबसे पहले इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, वो लोग जो बाहर से किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आ गए, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमिग्रेशन क्या करेगी, पॉपुलेशन के डेंसिटी को बढ़ाएगी ना, है कि नहीं? यस सर। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा बहुत सारे लोग
बहुत सारे बच्चे नए बर्थ ले रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेटेलिटी। नेटेलिटी को कैपिटल बी से रिपीट करते हैं, दैट इज बर्थ रेट। बर्थ रेट, तो बर्थ रेट क्या है? बढ़ाएगी, पॉपुलेशन को बढ़ाएगी ना, पॉजिटिव। लेकिन कुछ वो भी हैं जो इस पॉपुलेशन को क्या करेंगे, घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे। वो डिक्रीज करने वाले कौन से फैक्टर? आप देखो, अगर कुछ लोग दिल्ली चले जाते हैं यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, है ना, एमपी से, राजस्थान से, तो कुछ दिल्ली में मैक्सिमम लोग कहाँ चले जाते हैं? बहुत सारे लोग कनाडा चले जाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, और बाकी बचे कुछ गल्फ कंट्री में चले जाते हैं, थोड़े बड़े गल्फ कंट्री जाते हैं, मैक्सिमम कनाडा चले जाते हैं। तो दिल्ली से भी तो लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो लोग पॉपुलेशन से बाहर हो रहे हैं, है ना। तो वो क्या है? इमाइग्रेशन, है ना, इमिग्रेशन जिसको बोलते हैं, इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन से क्या होगा? तो ई से डिपेंड करते हैं, ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करेगा। और एक और चीज है, अब पैदा हो रहा है तो मर भी तो रहे भाई, कोरोना में इतने सारे लोग मर गए, मॉर्टेलिटी। कोरोना में बहुत सारे कंट्री हैं जिनकी पॉपुलेशन पे बहुत फर्क पड़ गया होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी में, समझे। अब इंडिया में, दिल्ली में तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगी? ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का काम करेगी, है ना। जैसे सिंगापुर था, जर्मनी था, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ पहले नेगेटिव में थी, पॉजिटिव छोड़ ही दो, नेगेटिव में पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब क्या है? बर्थ रेट बहुत कम है, तो जब डेथ रेट कम होती है और बर्थ रेट उससे भी कम होती है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो Yes, sir. जर्मनी में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है, सिंगापुर में नेगेटिव है। अब सिंगापुर में ये कंडीशन है कि अगर कोई भी, अब तो रूल्स और भी ज्यादा फेवरेबल हो जाएंगे। अभी तक ये कंडीशन थी कि किसी के यहाँ अगर कोई चाइल्ड बर्थ होती है, तो इंडिया में तो आपको हैवी पेमेंट देना पड़ता है हॉस्पिटल में। वहाँ कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, आपको सभी फैसिलिटीज फ्री दी जाएंगी। साथ में गवर्नमेंट आपको $3000 अलग से देगी, सिंगापुर डॉलर, है ना। और आगे से बच्चे के केयर के लिए और वो वगैरह वगैरह उस सब के लिए, है ना, अलग से फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। क्यों? वो चाहते हैं कि कब एटलीस्ट जीरो में तो आए, ठीक भाई। सो इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करें, हेडिंग डालेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो देखो, एक और चीज बता दूं, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू बी प्लस आई, ये दोनों पॉजिटिव वाले, माइनस डी प्लस ई अपॉन टी। टी क्या है? टी है टाइम पीरियड। और भाई साहब, ये जो टाइम पीरियड लिया जाएगा, है ना, तो टाइम पीरियड, अब पॉपुलेशन सिर्फ इंसानों की थोड़ा ना नापी जाती है, हम टाइगर की भी काउंट करते हैं, राइनोसोरस की भी काउंट करते हैं, ह्यूमंस की भी काउंट करते हैं, वल्चर्स की भी काउंट करते हैं। तो जब भी कभी भी टाइम पीरियड लिया जाएगा, ये क्वेश्चन नोट करो, द टाइम पीरियड of species, time period will always be less than life expectancy. Time period will always be less than life expectancy of that species. तो अगर हम ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ह्यूमंस की निकालेंगे, तो टी इससे ज्यादा, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? कितनी है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 60. हाँ 70 भाई। तो 70 से कितनी है? 67 है ना? Sir, 69 है। वो तो फीमेल्स की है, 69।
हाँ 67 है, जिसमें 67 है और 69-70 के आसपास फीमेल्स की और मेल्स की 59 के आसपास ही। सर तो इसमें किसका लिया जाएगा? मतलब नहीं, एवरेज दिया जाएगा। एवरेज ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 है तो हम 67 लेंगे। टाइम पीरियड 67 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता है। टी हमेशा 67 से कम ही रहेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, मान लो डॉग की पॉपुलेशन निकालनी है तो टी हमेशा 20 से नीचे ही रहेगा, 20 से ज्यादा नहीं हो सकता टी। ठीक है, ये मतलब है। नोट करो, पॉपुलेशन डेंसिटी नोट करेंगे। पॉपुलेशन साइज is more technically called population density. Population size is more technically called population density. It is designated with capital N. Full stop. Although the total number is generally most appropriate measure of population density. Full stop. In case of, अब समझिए यहां पे दिक्कत कहां पे आएगी। अब हमने कह लिया, हम अगर ये काउंट कर लें कि भाई कितने इंडिविजुअल हैं पर स्क्वायर एरिया में, है ना, तो मान लेते हैं हमने इंडिविजुअल की 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने सारे इंडिविजुअल रहते हैं, तो ये सबसे सही तरीका हो गया। लेकिन अब कहां पे ये फंडा फेल हो जाता है, ये ज्यादा प्रिसाइज कहां पे नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ 200 पार्थेनियम प्लांट, तो कहीं पर क्या है 200 पार्थेनियम के प्लांट थे, एंड a single canopy of banyan अब कहीं पे हम कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 200 पार्थेनियम के प्लांट है, लेकिन बनियान का ट्री एक ही है। अब आप बताओ पॉपुलेशन ज्यादा किसकी है, कैसे बताओगे? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पार्थेनियम के प्लांट तो भाई साहब आपको 10 स्क्वायर मीटर में ही है, ये 100 स्क्वायर मीटर में ही है, लेकिन एक बनियान ट्री बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो ऐसे टर्म्स में जब हम नंबर्स को लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो जाता है, तो नोट करेंगे। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, इन सच केसेस the percent cover or biomass is more meaningful in population size. ठीक है, तो ऐसे टर्म्स में आपको क्या करना है, बायोमास काउंट करना है, या 1 किलोमीटर एरिया स्क्वायर में पार्थेनियम ने कितना कवर कर रखा है और बनियान ट्री ने कितना कवर कर रखा है, आपको ये काउंट करना। ठीक है भाई लोगों, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। सर मतलब यहाँ क्या नेक परसेंट कैसे कवर करना है? ये ऐसे एक देखो ना, जैसे सरफेस एरिया हम लोग देख लेंगे कि मान लो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जैसे मान लो ये है, तो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का हमने एरिया ले लिया। अब इसमें हमको पता है कि जो बनियान का ट्री है ना, तो बनियान ट्री ने सरफेस एरिया कवर कर रखा है इतना, बनियान ट्री ने सरफेस एरिया कवर कर रखा है इतना, ठीक है। और हमको पता है कि पार्थेनियम जो है, तो पार्थेनियम ने जो एरिया कवर कर रखा है वो सिर्फ इतना एरिया कवर कर रखा है। हम समझ जाएंगे, पॉपुलेशन परसेंटेज निकाल लेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, है ना,
कितने परसेंट एरिया बनियान ने कवर किया, कितने परसेंट इसने कवर किया, सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसके परसेंटेज के हिसाब से बता देंगे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इतने परसेंट बनियान की पॉपुलेशन है और इतने परसेंट पार्थेनियम की पॉपुलेशन। समझ गए? यस सर, मतलब तो इससे पहले फेल क्यों हुआ ये समझ नहीं आया। अब देखो ना, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि बताओ, अच्छा 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक बनियान ट्री है बड़ा सा, है ना, और वहां पे 200 पार्थेनियम के प्लांट है, बताओ पॉपुलेशन किसकी ज्यादा, तुम किसकी ज्यादा पॉपुलेशन बताओगे? पार्थेनियम की। पार्थेनियम की, लेकिन वो तो गलत है ना। यस सर, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है ना। हाँ वही ना, यहाँ पे हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे केसेस में, तो ऐसे केसेस में क्या करोगे जस्टिफाई करने के लिए? बायोमास ले लिया जाए यस सर। कि बायोमास की हम लोग बात करेंगे, तो हमने कहा 1 लाख क्विंटल बायोमास किसका है, 1 लाख किलोग्राम बायोमास किसका है, बनायन का, और पार्थेनियम का 100 किलोग्राम बायोमास है। तो हमने कहा ऐसी डेंसिटी है ना, तो चाहे बायोमास के टर्म्स में चाहे एरिया के टर्म्स में, 2 टर्म्स में हम निकाल सकते हो और सही निकल आएगा एक्चुअल पॉपुलेशन। तो बनियान की ट्री की पॉपुलेशन ज्यादा आ जाएगी बायोमास और एरिया के टर्म्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था। अब आते हैं भाई साहब पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, है ना। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या है। अब समझिए, इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे आते हैं नीट में। नीट पे कैसे पूछे आते हैं वो भी बताऊंगा आपको। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, इससे भाई साहब क्वेश्चन आपके नीट में भी फ्रिक्वेंटली पूछे गए। अब देखो जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बनाते हैं तो हमेशा ये वाली जो एक्सिस होती है इस पर टाइम लेते हैं, इस पर टाइम और इस पर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो टाइम पीरियड टी ले लिया, पॉपुलेशन डेंसिटी एन, ठीक है। अभी क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, धीरे 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 कम समय में ज्यादा तेज से पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जब इस तरह का ग्रोथ कर्व बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रोथ कर्व को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ये बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक मिनट, बता सकते हो ये काम करेगा नहीं करेगा? प्रैक्टिकल है नहीं क्या? सर क्या ये ट्रू है कि नहीं है? ऐसा यस। ग्रोथ कर्व कहीं ना ना बिल्कुल नहीं है, ऐसा ग्रोथ कर्व कहीं हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। देखो मैं बताता हूँ कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, इससे क्वेश्चन देखो मैं आपको बताता हूँ, एक नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताना कि there is a grassland ecosystem where 2 species of deer are found. समझना बात को, there is a grassland ecosystem where 2 species of deer are found. If predator is removed, which kind of the growth curve will be followed? होगा क्या एक्सपोनेंशियल? नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर एक चीज, एक टाइम के बाद स्टैग्नेंट हो जाएगा वो। एक टाइम के बाद क्यों, कैसे हो जाएगा? सर फिर क्योंकि ये कहते हैं इंट्रा कंपटीशन हो जाएगा ना। हाँ इंट्रा वेरी गुड, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, आपस में एक दूसरे को मारने लगेंगे।
और फिर उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो घास को खा जाएंगे, सब घास को मिल करके, है ना। तो जब घास ही नहीं बचेगी तो भूखों मरने लगेंगे, फिर ये ग्रोथ कर्व तो नीचे आ जाएगा। ऐसा बन सकता है क्या जे शेप? पॉसिबल नहीं ना। नो सर। तो कोई भी इकोसिस्टम अनलिमिटेड पॉपुलेशन को बियर आउट कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए ग्रोथ कर्व पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन ये यस। ग्रोथ कर्व कब पॉसिबल है? बारिश का समय अभी चल रहा है, मच्छरों की पॉपुलेशन बहुत तेज से बढ़ेगी जब तक बारिश है ना। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसके लिए है? मॉस्किटो। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन। तो at the rainy season and humid season, what kind of the growth curve will be followed by mosquito population? J shape, exponential. ठीक है, इसी को हम J shape कर्व कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया अलीना? Yes, sir. तो J shape कर्व किसके लिए पॉसिबल हो? इंसेक्ट के लिए, मॉस्किटो के लिए, इनके लिए पॉसिबल हो। ठीक है, सर मतलब ये पूरा पूरा ग्राफ नहीं है लेकिन। पूरे तो है, अब क्या है, आधा कहाँ है? सर यही नहीं, पूरा ग्राफ। पूरा पूरा मतलब इसके बाद नीचे भी तो आएगी पॉपुलेशन नीचे नहीं टाइम के आएगा बाद। ना, फिर एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ? J शेप का मतलब क्या हुआ? फिर तो शेप बिगड़ जाएगा ना। डार्विन ने खोजा हुआ था, ये डार्विन का खोजा हुआ है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू dn अपॉन dt, है ना। ठीक है, चलो नोट करो। नोट कर लिया ग्रोथ का कर्व? नोट कर लिया ग्राफ? ग्राफ नोट करके बताओ मुझे। सर तो ये मॉस्किटो के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल है ना? राइट, मॉस्किटो के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग बात करें प्रीडेटर हटाने के बाद, डियर के लिए भी पॉसिबल हो जाएगा, है ना। यस सर यस। लेकिन प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल क्या होगा? गर्मियां आ जाएंगी, मॉस्किटो मरने लगेंगे, सर्दियां आ जाएंगी इसके बाद, है ना, मॉस्किटो मरने लगेंगे, फिर तो ग्रोथ कर्व नीचे आ जाएगा ना। फिर एक्सपोनेंशियल कहां पे हुआ? जी सर। बना लिया, ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. तो चलो नोट करो। रिसोर्सेज like food and space when available in unlimited amount the population growth will be unimpeded. Population growth will be unimpeded and exponential fashion. Unimpeded and exponential fashion. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सर अनइम्पीडेड मतलब? बिना रुकावट के, है ना, बिना किसी हर्डल के। डार्विन ऑब्जर्व दिस ग्रोथ, अंडरलाइन करके लिखो, डार्विन ऑब्जर्व दिस ग्रोथ while developing his theory of natural selection. Darwin observed this growth while developing his theory of natural selection. ठीक है, when resources are unlimited, when resources are unlimited, the population growth will be in
population growth will be in exponential or geometric fashion, exponential or geometric fashion. इसमें लिख लो एग्जाम्पल, J-shaped curve is possible for J-shaped curve is possible for mosquito and some insect, for a small time period. ठीक भाई? यस सर। अब ये ग्रोथ कर्व तो फिजिबल नहीं, तो फिर फिजिबल कौन सा है? अब देखिए, ये जो अगला वाला ग्रोथ कर्व है यही फिजिबल है और यही हर जगह काम करता है। तो हमने इस एज यूजुअल इस वाले एक्सिस में ग्रोथ कर्व को टाइम कैपिटल टी है ना, और इस वाले में पॉपुलेशन डेंसिटी एन, ठीक है, टाइम टी। अब देखो क्या है कि ये ग्रोथ कर्व, तो पहले क्या होता है, इन जनरल क्या होता है कि जब कंडीशन फेवरेबल होती है ना, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है। फिर क्या होता है, थोड़ा सा पॉपुलेशन और स्पीड से बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, अपने ही लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्पेसिफिक दूसरे स्पीसीज के साथ कॉम्पिटिशन, और मैंने बताया फूड और स्पेस दोनों लिमिटेड हो जाते हैं। तो जिसके बाद एक लिमिट के बाद ये पॉपुलेशन ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाती है और इसके आगे नहीं बढ़ पाती है ना। ये एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है ना। इसको हम लोग क्या, ये एस के शेप का होता है, और जहां पर जाकर के पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, जिस पॉइंट पे जाकर के ये जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जा रही है, जहां पर स्टेबल हो जा रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं के। तो जब किसी भी इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी अचीव हो जाती है, जिससे ये कैरिंग कैपेसिटी, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी वो मतलब किसी भी इकोसिस्टम की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को खिला सकता है, रख सकता है, उससे ऊपर की पॉपुलेशन को होल्ड नहीं करता है ना। तो कैरिंग कैपेसिटी आ जाने के, अचीव हो जाने के बाद फिर क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाती है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज, ये कर्व का लैग फेज। और ये जो हमने पढ़ा है ना, और ये जो हमने पढ़ा, इसे, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं सिग्माइड ग्रोथ कर्व, है ना। इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो इकोसिस्टम में प्रैक्टिकली जो काम करता है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ही काम करता है, या इसी को बोलते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इसको बोलते हैं, और यही एक्चुअल में काम करता है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। और इसका फॉर्मूला होता है dn अपॉन dt, है ना, r कैपिटल N, k माइनस n, k कैरिंग कैपेसिटी हो गई, अपॉन k, है ना। यहाँ पर r को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट,
R is equal to intrinsic rate of natural increase. सर लास्ट टाइम वाले में भी आर था क्या? दिखा देता हूँ। R था, रेट है ना ये, रेट। अच्छा मतलब सर ये उसकी सब्सक्रिप्ट नहीं है, वो आर मल्टीप्लाई में है उससे। हाँ हाँ हाँ, ये रिप्रेजेंट करता है रेट को। ओके ओके। ये सब पे काम करेगा, लार्जर एनिमल पे, ये प्रैक्टिकल है। अब देखो डियर की पॉपुलेशन पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, प्रीडेटर हटा दिए गए, डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी बहुत तेजी, पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर तेजी से बढ़ेगी, है ना, स्टीप बढ़ेगी। फिर क्या होगा, एक लिमिट में आने के बाद वो सब क्या करने लगेंगे कि घास को बहुत तेजी से चरेंगे, जिसकी वजह से आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा, फूड की कमी हो जाएगी, स्पेस की कमी हो जाएगी, और इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, है ना, दोनों तरह के कंपटीशन शुरू हो जाएंगे। इन सब फैक्टर से क्या होगा, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, फिर उसके बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ने वाली। तो हम कहेंगे कि इसने क्या किया कि अब ये पॉपुलेशन, तो हमको पता लगा कि 50,000 के बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, तो हमने कहा कि 50,000 इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस ग्रासलैंड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ डियर। सर तो ह्यूमन के केस में क्या होगा? देखो ना बेटा, ह्यूमन की केस में अब मैं बताता हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर प्रैक्टिकल बताता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ कि चेन्नई में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, बहुत सारा। चेन्नई में लास्ट टू लास्ट ईयर वाटर लेवल नीचे चला गया, 3,000 फीट में पानी ही नहीं था, पानी ही नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, चेन्नई खाली करना शुरू कर दिया, है ना, हॉस्टल खाली हो गए, स्कूल कॉलेजेस से बच्चे चले गए, ऑफिस से लोग चले। जब पानी की क्राइसिस से कौन स्टेबल करे, ठीक है, लोग इधर उधर चले गए। क्या हुआ, नेचर ने पॉपुलेशन कंट्रोल, तो आप क्या हुआ, पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी क्या हुआ, अचीव हो गई। यही हाल दिल्ली में होगा, देखना चाहिए। अब क्या हुआ, दिल्ली में अब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा नहीं बढ़ रही है, पीपल डोंट वांट टू स्टे ओवर देयर, जगह ही नहीं बची है, उसके ऊपर ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, कैरिंग कैपेसिटी अचीव हो गई है। क्लियर? यस सर। नोट कर लिया इसको? यस सर। नोट करेंगे। नो पॉपुलेशन of any species in nature has at its disposal no population of any species in nature has at its disposal unlimited resources to permit exponential growth, full stop. Exponential growth leads to competition. Exponential growth leads to competition between individual for limited resources, full stop. The fittest individual will reproduce and survive. ठीक है, नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, carrying capacity for a species in nature
species in nature, a given habitat in nature, a given habitat has enough resources to support the maximum possible number of individual beyond which maximum possible number of individual beyond which no further growth is possible. No further growth is possible. Full stop. This is called carrying capacity K. This is called carrying capacity K for a species in habitat. For a species in habitat. Next point. This kind of growth gives sigmoid. This kind of growth gives sigmoid curve in graph. This kind of growth gives sigmoid curve in graph. Full stop. This type of population growth, is called Verhulst-Perl लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसी को बोलते हैं Verhulst-Perl लॉजिस्टिक ग्रोथ, और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इसी को कहते हैं। आप देखो हुआ क्या कि आपने देखा होगा कि लॉयंस के लिए एक गुजरात में वो है टाइगर, वो लॉयन रिजर्व है ना, क्या नाम उसका, क्या नाम है, बोलो, कुछ नहीं पढ़ते हो हैं? गिर। अरे गिर, और क्या, गिर नहीं है, तब फेमस है, देखा नहीं, अमिताभ बच्चन ऐड करता है गुजरात टूरिज्म में। तो गिर में क्या हुआ, लॉयंस को प्रिजर्व करके रखा गया, ना कोई प्रीडेटर, ना कोई हंट करने वाला, खाने पीने का मामला एकदम टाइट है, बढ़िया से, है ना। अभी भाई साहब पॉपुलेशन लॉयंस की बढ़ने लगी, खतरनाक ढंग से बढ़ने लगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होने लगा। एक समय के बाद पॉपुलेशन लॉयंस की इतनी बढ़ गई कि अब उनके लिए डियर कम पड़ने लगे, आपस में हंटिंग करने के लिए आपस में लॉयन एक दूसरे को मारने पे उतर आए, लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। गवर्नमेंट को पता लगा तो कैरिंग कैपेसिटी अचीव हो गई। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अब एक ही तरीका था, गवर्नमेंट ने वहां से बहुत सारे लॉयंस को पिक किया, पिक करके दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ गया गवर्नमेंट को। तो कैरिंग, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, नोट कर लो एग्जांपल। आप रिपीट कर दीजिए। अब मैंने कहा कि देखो गिर में क्या हुआ ना, गिर रिजर्व एरिया है, तो वहां तुम लॉयन तो हंट तो कर नहीं सकते हो, है ना, ना कोई लॉयन को मार सकता है, और एनिमल तो वैसे भी कोई नहीं मार सकता है। अब वहां पे खूब सारे डियर हैं, तो खाया पिया और खूब सारा रिप्रोडक्शन किया, खूब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो क्या बना, लॉजिस्टिक वो जे शेप कर्व बना कि नहीं बना, खूब पॉपुलेशन बढ़ी, है ना, जे शेप कर्व बना। लेकिन अब क्या हुआ, डियर तो लिमिटेड ही थे ना, लॉयन बढ़ने लगे, तो डियर के नंबर कम होने लगे, मतलब फूड रिसोर्स अब कम होने लगेगा, है ना। तो जब फूड रिसोर्स कम होगा तो क्या होगा, लड़ाई होगी आपस में। यस सर। एक लॉयन दूसरे लॉयन से लड़ाई करना शुरू कर दिया, है ना, तो अब लॉयन एक दूसरे को मारने लगे, तो क्या हुआ, कैरिंग कैपेसिटी के अचीव हो गई, किसकी वजह से अचीव हो गई, लिमिटिंग फैक्टर क्या था, डियर, फूड, हाँ भाई फूड, है ना। तो गवर्नमेंट को जब पता लगा तो गवर्नमेंट ने वहां से कुछ लॉयन निकाल लिए, जिससे कि पॉपुलेशन को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। नोट कर लो एग्जांपल, लॉयन ऑफ गिर रीच्ड एट के, लॉयन ऑफ गिर
reached at K, then government started shifting them, है ना, then government started shifting. ठीक भाई? अब आ जाते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन. हेडिंग डालो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये लास्ट टॉपिक है. पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से कैसे इंटरेक्ट होती है ना. तो सबसे पहला पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टाइप है क्या? प्रीडेशन. ठीक है, प्रीडेशन. तो यहां पर क्या होता है, समझना बात को. एक को फायदा होता है, दूसरे को क्या होता है? नुकसान. तो एक के लिए पॉजिटिव यूज करेंगे, है ना. ठीक है. तो प्रीडेटर के किस में होंगे? फायदे में होंगे. और नुकसान में क्या होगा? प्रे की पॉपुलेशन. ठीक है, नोट करेंगे. प्रीडेशन is the process in which a stronger animal or organism, sorry, a stronger organism which is larger in size takes a smaller animal as a food full stop. In most of cases the prey die. In most of the cases prey die. This is called predation. Example, grazing of animal. तो क्या करते हैं? मारते थोड़े ना है, लेकिन डैमेज कर देते हैं. यहाँ डेथ नहीं हुई. ग्रेजिंग ऑफ एनिमल और डियर एंड लॉयन एक्सेट्रा. सर, हाँ, ये डेफिनेशन में लिखा है कि अ स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज लार्जर इन साइज, लेकिन ऐसा भी तो होता है कितनी बार हर्ड या झुंड में जाके अपने से बड़े एनिमल्स का हंट करते हैं, तो उसको इसमें दैट इज अ रेयर केस. देखो, बहुत सारे हाइना मिलकर के एलिफेंट को मार दें या बहुत सारे हाइना मिलकर के लॉयन को मार दें, ये रेयर केस है ना. नॉर्मली क्या होता है, हाइना छोटे एनिमल को मारने की कोशिश करता है, डियर को सब मारता है. विल्डबीस्ट तो मारते हैं ना जो उनसे बड़े होते. तो मैं वही बोला ना कि वो रेयर केस में होता है ना, कि बहुत सारे मिलकर के हंट कर लें. नॉर्मली छोटे का हंट करते हैं. हम सिर्फ एक केस नहीं ले सकते ना, हम पूरा, मतलब हम ये लोग, हम ग्रॉस पे बात कर रहे हैं अभी, है ना. मतलब हम सबको मिला करके बात कर रहे हैं. तो नॉर्मली बड़ा ही छोटे को मारता है, या ज्यादा पावरफुल कम पावरफुल को मार देता है. ये दोनों केस लिखे ना हमने. यस सर. तो यहाँ पर देखो, जो हाइना होता है वो ज्यादा पावरफुल है कंपैरेटिवली. हाइना, देखो जो हाइना और वुल्फ जो होते हैं ना, ये इनकी खास बात क्या होती है, इनके जो जॉ होते हैं, इसका जो जबड़ा होता है क्रोकोडाइल से भी ज्यादा पावरफुल होता है. ये जितना प्रेशर क्रिएट करते हैं, हाइना की खास बात होती है, और जो इनकी वुल्फ की, इनके जबड़े में कोई भी चीज कोई भी एनिमल आ जाता है, उसकी ये जो बोन होती है, इतना प्रेशर डालते हैं कि उसको क्या करते हैं, बोन को क्रैक कर देते हैं, मतलब चूर कर देते हैं, क्रश कर देते हैं बोन को. ये एनिमल्स के हूप्स और हॉर्न तक खा जाते हैं हाइना, इतने पावरफुल जबड़े होते हैं इनके. अब इसका देखो, इकोलॉजी में इसका वो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रीडेशन में. दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. दे कीप
प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, और दूसरा फायदा क्या है? प्रिडेशन ऑल्सो हेल्प, predation also help in maintaining species diversity in a community. अब ऐसे कैसे हो गए? देखो, अगर भाई साहब प्रीडेटर ना हो, लॉइन ना हो, तो डियर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। अब डियर क्या करेंगे? उस एरिया में पाए जाने वाले गोट, बाकी हर्बिवोर, इनकी इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि बाकी को पुश कर देंगे और सर्वाइव ही नहीं करने देंगे। तो वहां पे क्या होगा? जब सर्वाइव नहीं करने देंगे तो बाकी की जो स्पीसीज होंगी या हर्बीवोर जो स्पीसीज होंगी, ग्रेजिंग स्पीसीज होंगी, वो उस एरिया से माइग्रेट कर जाएंगी। तो पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी कम हो गई। तो पर्टिकुलर अगर कोई एक स्पीसीज ज्यादा बढ़ जाती है तो बाकियों की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो प्रीडेटर क्या करते हैं? वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में करते हैं, जिससे क्या होता है? डाइवर्सिटी कम नहीं होने। ये इकोसिस्टम में इसका फायदा होता है। नोट करेंगे। Predation also help in maintaining species diversity in a community by reducing intensity of competition. Also helps in By क्या लिखा? By reducing intensity of competition among competing prey species. Among competing prey species. नेक्स्ट नोट करके लिखेंगे यहां पे, नोट कैमोफ्लॉस, है ना। Camouflaged is a defense mechanism. Camouflaged is a defense mechanism. Camouflage is a defense mechanism against predation. Next point, thorn and production of poisonous chemical. Thorn and production of poisonous chemical is also thorn and production of poisonous chemical is also a defense mechanism against predation. A defense mechanism against predation. ठीक है? yes sir. अभी और भी कोई क्लास है क्या? और कोई क्लास है क्या हर्षित इसके बाद भी? सर मेरी तो नहीं है। तुम्हारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपटीशन। कंपटीशन, है ना। तो कंपटीशन तुमको पता है किसके लिए होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए होता है। नोट करेंगे। इट जनरली टेक्स प्लेस between closely related species. Normally, है ना, it generally takes place between closely related species for limited resources. लेकिन कई बारी क्या होता है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना कई बारी, ठीक है। अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन पॉसिबल है। कैसे? अमेरिका में लेक में एक फ्लेमिंगो, एक चिड़िया पाई जाती, बर्ड फ्लेमिंगो, आप सब जानते होंगे फ्लेमिंगोस। तो यहाँ पे फ्लेमिंगोस हैं और दूसरी वहां पे कुछ रेजिडेंट फिशेस पाई जाती हैं, फिशेस। अब दोनों के स्पीसीज अलग, एक तो एप्स स्पीसीज छोड़ो यार, दोनों का एक क्लास अलग है, एक एप्स में आता है, दूसरा पाइसीज में आता है। लेकिन भाई साहब दोनों का खाना एक है, दोनों खाते क्या है? जू प्लैंकटन। तो दोनों में आपस में क्या है? कंपटीशन है। तो क्या है? अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन पॉसिबल हो सकता है।
बट दैट इज एक्सेप्शनल केस। तो नोट करेंगे, अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लेमिंगोज, अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लेमिंगोज and resident fishes compete for common food zooplankton, compete for common food zooplankton, full stop. This example reflect that unrelated species if have common food or habitat may also have competition। ठीक भाई, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, 4-5 बच्चे और हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो बोर्ड के लिए है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? Thank you.